नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सिलसिला कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ। पहली खबर, सोमवार 27 मई को बीएसई का शेयर दो खबरों के चलते फोकस में था। पहली ये कि बीएसई इंडेक्स प्रोवाइडर एशिया इंडेक्स की बाकी बची 50% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। अपने जेवी पार्टनर S&P डाउ जोन्स यानी SPDJS से ये हिस्सेदारी 30 करोड़ रुपए की रकम में खरीदी जा रही है। इस सौदे के बाद एशिया इंडेक्स में बीएसई के 100% मालिकाना हक हो जाएगा। इस अधिग्रहण को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिसंबर 2023 में मंजूरी दे दी थी। दूसरी खबर यह है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने 10 जून से 250 रुपए से कम प्राइस वाले सभी शेयरों का टिक साइज यानी मिनिमम प्राइस डिफरेंस 5 पैसे से घटाकर 1 पैसा करने का फैसला किया है। टिक साइज दो लगातार बिड्स और ऑफर प्राइजेस के बीच मिनिमम प्राइस डिफरेंस को बताता है। इस फैसले से एक तो लिक्विडिटी को इंप्रूव किया जाएगा और दूसरा बेहतर प्राइस डिस्कवरी होगी। इतना ही नहीं, NSE के इस फैसले से बीएसई की मोनोपोली खत्म होने की भी आशंका जताई जा रही है। 27 मई को बीएसई का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 2700 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 2652 रुपए तक भी फिसल गया था। अगली खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL को लेकर इस हफ्ते कई तरह की खबरें थी। पहली खबर यह है कि कंपनी अब भारत के साथ साथ विदेश में भी तेजी से अपनी धाक जमा रही है। 21 मई को आई खबर के मुताबिक कंपनी ने नॉर्वे की नेल ASA के साथ एक टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है। माना जा रहा है कि यह कदम रिलायंस इंडस्ट्रीज को न्यू ग्रीन एनर्जी, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में अपनी पकड़ मजबूत करने में अहम साबित होगा। करार के तहत रिलायंस को इंडिया में नेल के एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स का एक्सक्लूसिव लाइसेंस और इन इलेक्ट्रोलाइजर्स की को ग्लोबली मैन्युफैक्चर करने का अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि इस समय नेल ASA की ग्लोबल इलेक्ट्रोलाइजर्स मार्केट्स में 15% की हिस्सेदारी है। नॉर्वे के अलावा कंपनी अफ्रीका में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। दरअसल जियो प्लेटफॉर्म्स की सब्सिडरी रेडिसिस अफ्रीका में 4G और 5G शेयर्ड नेटवर्क सर्विसेज प्रदान करने की तैयारी में है। इस पहल में टेक महिंद्रा, नोकिया और घाना सरकार रिलायंस के साथ साझेदारी में है, जो इसमें नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यानी NGIC के तहत भाग ले रही हैं। 27 मई को RIL का शेयर करीब 1% गिरकर 2934 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 29 मई को खबर थी कि RIL क्विक कॉमर्स सेक्टर में एंट्री लेने जा रही है। इस तरह RIL ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो जैसे ऐप्स को टक्कर देगी। रिलायंस पहले से ही अपनी जियोमार्ट के साथ ऑनलाइन शॉपिंग सेक्टर में एंट्री कर चुकी है। अब जियोमार्ट पर ही क्विक कॉमर्स सेवा शुरू की जाएगी। इसमें मिनटों में आप घर पर ग्रॉसरी, छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और रोजाना इस्तेमाल की जरूरी चीजें मंगा सकते हैं। 29 मई को RIL का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 2881 रुपये 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, सोमवार 27 मई को गेमिंग और मीडिया फर्म नज़ारा टेक्नोलॉजीज के 48.84 लाख शेयरों का सौदा हुआ, जो कि कंपनी की करीब 6.5% हिस्सेदारी के बराबर है। कंपनी की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक प्रमोटर मित्तर इन्फोटेक ने कंपनी के प्री IPO निवेशक प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट को यह हिस्सेदारी बेची है। इस सौदे के बाद प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट करीब 13% हिस्सेदारी के साथ कंपनी का सबसे बड़ा सिंगल शेयर होल्डर बन गया है। वहीं मित्तर इन्फोटेक की कंपनी में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी बची है। ये ब्लॉक डील प्रमोटर्स को थोड़ी लिक्विडिटी मुहैया करवाने के लिए की गई है और प्रमोटर्स की कंपनी में आगे और हिस्सेदारी बेचने की कोई योजना नहीं है। 27 मई को नज़ारा टेक का शेयर 11.5% की बढ़त के साथ 685 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि शेयर का इंट्राडे हाई 690 रुपये 85 पैसे था। अगली खबर, पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस की सहयोगी कंपनी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड यानी PGIL ने इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA से जनरल इंश्योरेंस कारोबार के लाइसेंस के लिए दी अर्जी वापस ले ली है। पेटीएम का कहना है कि वो अब अपनी एक और सब्सिडरी पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी PIBPL के जरिए इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करेगी और इस कारोबार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए पेटीएम, डिजिट, एको, न्यू इंडिया, बजाज अलायंस, टाटा AIG और अन्य इंश्योरेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप गहरी करने पर फोकस करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अर्जी वापस लेने से कंपनी 950 करोड़ रुपए बचा पाएगी, जो उसने PGIL में निवेश के लिए प्रस्तावित किए थे। 27 मई को पेटीएम का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 357 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, 50 साल से ज्यादा के लंबे इतिहास में टाटा मोटर्स की यूके की सब्सिडरी JLR ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दरअसल बीते वीकेंड पर खबर थी कि JLR ने अपने आइकॉनिक रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पॉट
मॉडल्स को यूके यानी ब्रिटेन से बाहर असेंबल करने का फैसला लिया है। इस फैसले के चलते टाटा मोटर्स के पुणे में स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नई असेंबली लाइन तैयार की जाएगी। भारत में असेंबल करने से इन गाड़ियों की कीमत में 18 से 22% की कमी होने की संभावना है। रेंज रोवर की कीमत 3.3 करोड़ रुपए से घटकर 2.6 करोड़ रुपए और रेंज रोवर स्पॉट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए से घटकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए रह जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में विदेशी गाड़ियों को असेंबल करने पर 15% पूरी तरह इंपोर्टेड मॉडल्स पर 100% से ज़्यादा ड्यूटी लगती है। 27 मई को टाटा मोटर्स का शेयर हल्की गिरावट के साथ 959 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, रिलायंस समूह की फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से जुड़ी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जेएफएसएल ने रिलायंस रिटेल से 36,000 करोड़ रुपए के टेलीकॉम उपकरण खरीदने के लिए अपने शेयरधारकों से मंजूरी मांगी है। गुरुवार 30 मई को जारी हुए पोस्टल बैलेट के नोटिस के मुताबिक वोटिंग 22 जून को खत्म होगी। माना जा रहा है कि यह डील 2025-26 में पूरी होने की संभावना है। इस डील के मुताबिक जेएफएसएल की सब्सिडरी जियो लीजिंग सर्विसेज यानी जेएलएसएल डिवाइस एज अ सर्विस यानी डास के जरिए ऑपरेटिंग लीज कारोबार में उतरेगी। जेएलएसएल की ओर से टेलीकॉम उपकरण खरीदे जाएंगे जिसमें राउटर्स और सेलफोन शामिल होंगे। उसके बाद ये कंपनी इन खरीदे हुए उपकरणों को रिलायंस ग्रुप की टेलीकॉम इकाई रिलायंस जियो के ग्राहकों को लीज करेगी। खबरों के अनुसार जेएफएसएल जियो इन्फोकॉम की कुछ सेवाएं जैसे एयर फाइबर, वाईफाई, फ़ोन और लैपटॉप्स लीज करेगी और इस तरह डिवाइस लीजिंग मार्केट में उसका सीधा मुकाबला लेनोवो और एचपी से होगा। 27 मई को जियो फाइनेंशियल का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ 360 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 31 मई को खबर थी कि कंपनी ने जियो फाइनेंस के नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप गूगल पे, फ़ोन पे जैसे बड़े फिनटेक ऐप्स को टक्कर देगा। इस ऐप की फिलहाल बीटा टेस्टिंग की जा रही है और यूज़र फीडबैक के बाद इसे और बेहतर किया जाएगा। इस ऐप पर यूपीआई पेमेंट, बिल पेमेंट, इंश्योरेंस एडवाइजरी और डिजिटल बैंकिंग जैसी सेवाएं दी जाएंगी। बाद में होम लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जैसे क्रेडिट प्रोडक्ट भी दिए जाएंगे। 31 मई को जियो फाइनेंशियल का शेयर करीब 0.25% गिरकर 345 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 357 रुपए 90 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, अदानी समूह की कंपनियां बीते पूरे हफ्ते में कई खबरों के चलते फोकस में रही। 27 मई को खबर थी कि इक्विटी और डेट के जरिए अदानी ग्रुप 33,525 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रहा है। इस कड़ी में कंपनी इस हफ्ते रोड शो शुरू करने जा रही है। निवेशकों को रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोकेमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानकारी देने के लिए अदानी ग्रुप दुनिया के बड़े शहरों में रोड शो करेगा। 27 मई की शाम को खबर आई कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बोर्ड ने 12,500 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा है कि यह रकम शेयर जारी कर, क्यूआईपी या अन्य किसी तरीके से जुटाई जाएगी। 27 मई को अदानी एनर्जी का शेयर मामूली बढ़त के साथ 1,927 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 28 मई को खबर थी कि अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के बोर्ड ने 16,600 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने कंपनी को क्यूआईपी या किसी दूसरे माध्यम से फंड जुटाने को मंजूरी दी है। 28 मई को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1.5% की कमजोरी लेकर 3,239 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 29 मई को खबर थी कि देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी अब फिनटेक के क्षेत्र में उतरने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदानी समूह जल्द ही यूपीआई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। ग्रुप की को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की भी योजना है। इसके लिए ग्रुप की कई बैंकों से बातचीत चल रही है। यही नहीं, कंपनी सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज मुहैया कराने पर भी विचार कर रही है। इस बीच अदानी और पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के बीच अहमदाबाद में एक मीटिंग हुई है। इसके बाद पेटीएम में अदानी समूह के हिस्सेदारी खरीदने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। आपको बता दें कि फिलहाल पेटीएम में कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की करीब 19% हिस्सेदारी है। 29 मई को इन खबरों के चलते पेटीएम का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 359 रुपए 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 30 मई को खबर थी कि पेटीएम ने अदानी समूह की ओर से हिस्सा खरीद की खबरों से इनकार कर दिया है। हालांकि अदानी समूह की ओर से इस मामले पर कोई सफाई नहीं दी गई थी। हिस्सा खरीद की खबर को अफवाह बताने के बावजूद 30 मई को भी पेटीएम का शेयर लगातार दूसरे दिन 5% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद हुआ। 31 मई को खबर थी कि अदानी पोर्ट्स की सब्सिडरी कंपनी AIPH ने तंजानिया के डर एस सलाम पोर्ट के कंटेनर टर्मिनल 2 यानी CT2 को ऑपरेट और मैनेज करने के लिए तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ 30 साल का कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है। 31 मई को अदानी पोर्ट्स का शेयर 4% की बढ़त के साथ 1,439 रुपए के स्तर पर बंद हुआ और दिन के दौरान 1,457 रुपए 5 पैसे के 52 वीक हाई के बेहद करीब पहुंच गया था। अगली खबर,
मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनाजा कंज्यूमर ने कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस और डेवलपमेंट कंपनी कॉस्मोजेनेसिस लैब्स के एसेट के अधिग्रहण की घोषणा की है। दोनों कंपनियों के बीच करीब 4 करोड़ रुपए में यह सौदा तय हुआ है। आपको बता दें कि होनासा की ओर से ये अब तक का चौथा अधिग्रहण है। इस अधिग्रहण से होनासा को कॉस्मोजेनेसिस की दिल्ली में मौजूद एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और करीब 4000 ब्यूटी प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशंस हासिल हुए हैं। इससे पहले इस कंपनी ने डॉक्टर शेट को 28 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर, बी ब्लंट को 135 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर और कंटेंट प्लेटफॉर्म मॉम्सप्रेसो को एक अनाम राशि में खरीदा था। 28 मई को मामाअर्थ के शेयर में 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 419 रुपये 70 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली तरफ एक तरफ जहां चुनाव के बाद मोबाइल टैरिफ बढ़ने से जुड़ी खबरें आ रही हैं, वहीं ऐसा करना वोडाफोन आइडिया के लिए आसान नहीं होगा। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के एक सर्वे में सामने आया है कि 42% वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों ने कहा है कि अगर कंपनी टैरिफ बढ़ाती है तो वो या तो कम कीमत वाले प्लान पर स्विच करेंगे या फिर अपनी सेकेंडरी सिम बंद कर देंगे। वहीं दूसरी ओर कंपनी ने अपने 4G और 5G ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा की पेशकश वाले रिचार्ज प्लान की घोषणा की है। वोडाफोन आइडिया की ओर से ये ऑफर VI गारंटी प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। कंपनी का ये ऑफर सीमित अवधि के लिए होगा, जिसके तहत प्रीपेड ग्राहकों को 1 साल की अवधि के लिए 130 GB गारंटेड एक्स्ट्रा डेटा दिया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि 130 GB डेटा यूजर्स को एक साथ नहीं मिलेगा। हर 28वें दिन 10 GB डेटा अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा और ऐसा ये 13 बार होगा। यूजर्स को इस ऑफर को पाने के लिए 239 रुपये और उससे ज़्यादा के डेली डेटा अनलिमिटेड प्लान का रिचार्ज करना होगा। 28 मई को वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 3.5% की कमजोरी के साथ 14 रुपये 55 पैसे के एक स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में उतरने की तैयारी में है और इसके लिए कंपनी की अधिग्रहण का रास्ता अपनाने की योजना है और कंपनी अवसर तलाश रही है। कंपनी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने खुद कहा है कि वो इसके लिए किसी बेहतरीन कंपनी की तलाश में है। दरअसल फरवरी 2024 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने सरकार को कंपोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस देने की सिफारिश की थी, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों के खर्च और रेगुलेटरी बर्डन में कमी आएगी। फिलहाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े बेनिफिट्स देने की मंजूरी नहीं है। माना जा रहा है कि नई सरकार की ओर से कंपोजिट लाइसेंस देने पर विचार किया जाएगा। 28 मई को LIC का शेयर 2% से ज़्यादा गिरकर 1014 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, मंगलवार 28 मई को 3 कंपनियों के शेयरों में बड़ी ब्लॉक डील हुई। इनमें पहला नाम है विंड एनर्जी सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी आइनॉक्स विंड का, जिसके शेयर में 10% का निचला सर्किट लग गया था। इस कंपनी के 1,69,00,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई। 151 रुपये के औसत भाव पर हुए सौदे की वैल्यू 414 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील में प्रमोटर आइनॉक्स विंड एनर्जी ने अपनी 5% हिस्सेदारी बेची है। मार्च अंत तक प्रमोटर आइनॉक्स विंड एनर्जी के पास इस कंपनी की 38.43% हिस्सेदारी थी, जो इस सौदे के बाद घटकर 33.43% हो गई है। इस ब्लॉक डील में गोल्डमैन सैक्स, BNP पारिबा और ओको विजन क्लासिक फंड के नाम खरीदारों की सूची में सामने आए हैं। कारोबार के अंत में आइनॉक्स विंड के शेयर में 10% के निचले सर्किट पर 147 रुपये 75 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। दूसरा नाम है टिमकेन इंडिया का, जिसके करीब 6.25% शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस सौदे की वैल्यू 1,800 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें कंपनी के विदेशी प्रमोटर टिमकेन सिंगापुर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। मार्च तिमाही के अंत तक विदेशी प्रमोटर के पास इस कंपनी की करीब 57.5% हिस्सेदारी थी, जो कि 4.5 करोड़ शेयरों के बराबर बैठती है। 28 मई को कारोबार के अंत में शेयर में 4.25% की बढ़त के साथ 4,101 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर 4,258 रुपये 70 पैसे तक भी उछल गया था। तीसरा नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक का, जिसके 37 लाख शेयरों यानी करीब 3.5% हिस्से की ब्लॉक डील हुई। फ्लोर प्राइस से 6.25% ऊपर 1401 रुपये 25 पैसे पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू 519 करोड़ रुपए बताई गई है। इस ब्लॉक डील में कंपनी के एक शेयरधारक ओंटारियो इंक की ओर से हिस्सेदारी बेची गई है। मार्च तिमाही तक ओंटारियो इंक के पास कंपनी की करीब 5.5% हिस्सेदारी थी और माना जा रहा है कि ओंटारियो इंक की बाकी बची हिस्सेदारी पर 90 दिनों का लॉक इन पीरियड होगा, यानी कि अतिरिक्त हिस्सा बिक्री से पहले ओंटारियो इंक को अब 90 दिन का इंतजार करना होगा। 28 मई को कॉनकॉर्ड बायोटेक का शेयर करीब 2.5% की गिरावट लेकर 1,406 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 1,355 रुपये तक भी फिसल गया था। 28 मई की शाम को खबर आई कि इस ब्लॉक डील में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के लिए नॉर्जस बैंक ने
86.95 के भाव पर 6 लाख शेयरों या करीब आधा फीसदी हिस्सेदारी की खरीदारी की है। 29 मई को कॉनकॉर्ड बायोटेक का शेयर करीब 4% के उछाल के साथ 1450 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 529.85 तक भी फिसल गया था। 14वीं खबर, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को ने अपनी अमेरिकी सब्सिडरी कंपनी नोवेलिस को यूएस में लिस्ट करवाने के लिए दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। नोवेलिस के आईपीओ का प्राइस बैंड 18 से $21 प्रति शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 4.5 करोड़ शेयर जारी कर $94 करोड़ जुटाने की योजना है। इस आईपीओ के जरिए जुटाई जा रही रकम के हिसाब से कंपनी 12.6 अरब डॉलर के वैल्यूएशन को टारगेट कर रही है, जबकि 2007 में नोवेलिस को हिंडाल्को ने महज $600 करोड़ की रकम में खरीदा था। 29 मई को हिंडाल्को का शेयर कमजोर बाजार में भी 3.5% की मजबूती के साथ $705.30 के स्तर पर बंद हुआ था और इंटरडे में शेयर ने $713.50 की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। अगली खबर, भारतीय ग्रुप की कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बीच करार की बातचीत टूट गई है। दोनों कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस वेंचर को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर से मित्तल फैमिली के बाहर निकलने में देरी हो रही है। लेकिन साथ ही प्राइवेट इक्विटी निवेशकों के लिए फर्म को खरीदने का रास्ता भी खुल गया है। मित्तल परिवार भारतीय एक्सा लाइफ को बेचना चाह रहा है क्योंकि भारतीय ग्रुप टेलीकॉम सेक्टर पर फोकस करना चाहता है। 29 मई को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का शेयर 2.5% की कमजोरी के साथ $1414 के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, बुधवार 29 मई को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के करीब 1.25 करोड़ शेयरों यानी 5.5% हिस्से की बीएसई पर बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील में एशिया अपॉर्चुनिटीज 5 मॉरिशस और जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। मार्च अंत तक एशिया अपॉर्चुनिटीज 5 के पास कंपनी की 9.88% और जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड के पास करीब 9.10% हिस्सेदारी थी। 29 मई को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में 7.5% की कमजोरी के साथ ₹735 के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि शेयर का इंटरडे लो ₹724 का था। अगली खबर, गुरुवार 30 मई को ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के आईपीओ की लिस्टिंग हुई, जो कि अच्छी कही जानी चाहिए। दरअसल एनएसई पर ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का आईपीओ ₹435 प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 13.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस ₹383 प्रति शेयर था। इस आईपीओ को निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ 108 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने कुल 599 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में ऑफिस स्पेस का शेयर ₹415.95 के स्तर पर बंद हुआ, जो कि ₹435 के ओपनिंग प्राइस से करीब 4.5% नीचे है, पर ₹383 के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 8.5% के प्रीमियम पर है। अगली खबर, बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल ने अपनी हाउसिंग फाइनेंस कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह निवेश राइट्स शेयरों के जरिए किया गया है, जिसके बाद एबी कैपिटल की आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में हिस्सेदारी बिना बदलाव के 100% पर बरकरार है। ये निवेश कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करने और फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। 30 मई को एबी कैपिटल का शेयर करीब 2.25% की गिरावट के साथ ₹221.80 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि कारोबार के शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर ₹226.70 तक भी उछल गया था। अगली खबर, गुरुवार 30 मई को केफिन टेक की 6% हिस्सेदारी की ब्लॉक डील हुई। ये ब्लॉक डील ₹720 के फ्लोर प्राइस पर हुई। इस सौदे में जनरल अटलांटिक ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। इस सौदे के बाद जनरल अटलांटिक के पास कंपनी की 31.23% हिस्सेदारी बचेगी। आपको बता दें कि प्रोमोटर ग्रुप जनरल अटलांटिक ने जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड और जनरल अटलांटिक सिंगापुर KFT के जरिए इस कंपनी में हिस्सेदारी बेची है। सिंगापुर फंड के पास 38.03% और सिंगापुर KFT के पास इस कंपनी की 0.94% हिस्सेदारी थी। 30 मई को केफिन टेक के शेयर में 9% से ज्यादा की गिरावट के साथ ₹676 के स्तर पर दिन के निचले स्तर के करीब कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, गुरुवार 30 मई को पी फर्म TPG एशिया ने वायर और केबल बनाने वाली कंपनी RR काबेल में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। इस डील में TPG एशिया ने करीब 5% हिस्सेदारी या 56 लाख से ज्यादा शेयरों की बिकवाली की है। करीब ₹1701 के भाव पर बेची गई हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 958 करोड़ रुपए आंकी गई है। TPG एशिया ने प्री IPO यानी करीब 5 साल पहले RR काबेल का करीब 21% हिस्सा खरीदा था। तब से लेकर अब तक पी फर्म ने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम की है। इस ब्लॉक डील में एडलवाइस म्यूचुअल फाइनेंस, टाटा म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड, ब्लैकस्टोन एक्वा, रिलायंस निपॉन लाइफ और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ समेत कई निवेशकों ने हिस्सेदारी खरीदी है। 30 मई को RR काबेल का शेयर 1/4% से ज्यादा गिरकर ₹1718.80 पर बंद हुआ। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर ₹1820 तक भी उछल गया था। अगली खबर, टू व्हीलर बनाने वाली दुनिया की
सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हीरो मोटोकॉर्प की फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी हीरो फिनकॉर्प ने आईपीओ लाने की तैयारी कर ली है। इस कंपनी के बोर्ड ने 29 मई को हुई बैठक में आईपीओ लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस आईपीओ में फ्रेश इशू के जरिए कंपनी की 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, यानी कि ये रकम कंपनी के पास आएगी। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए कंपनी के मौजूदा शेयरधारक भी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। इस कंपनी में प्रमोटर्स यानी मुंजाल फैमिली की 35 से 39% हिस्सेदारी है और बाकी बचा हिस्सा अपोलो ग्लोबल, क्रिस कैपिटल, क्रेडिट स्विस जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और हीरो मोटोकॉर्प के कुछ डीलर्स के पास है। ये कंपनी एजुकेशन लोन, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को लोन देने और टू व्हीलर फाइनेंसिंग से जुड़ी सेवाएं देती है। ये कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नेटवर्क पर करीब 2000 रिटेल फाइनेंस टच पॉइंट्स के साथ साथ देश भर में 4000 से ज्यादा सिटीज और टाउन्स में मौजूद है। 30 मई को हीरो मोटोकॉर्प का शेयर कमजोर बाजार में भी हल्की बढ़त के साथ 5,152 रुपए के स्तर पर बंद हुआ और शेयर का इंटरडे हाई 5,186 रुपए 95 पैसे था। अगली खबर, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया की सहयोगी कंपनी टीआई क्लीन मोबिलिटी ने इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली कंपनी आईपीएल टेक इलेक्ट्रिक में हिस्सेदारी बढ़ा ली है। टीआई क्लीन मोबिलिटी ने आईपीएल टेक में अपनी हिस्सेदारी करीब 66% से बढ़ाकर 89.5% कर ली है। इस हिस्सा खरीद के लिए कंपनी ने 185 करोड़ रुपए की रकम खर्च की है। टीआई क्लीन मोबिलिटी की ओर से ये निवेश इलेक्ट्रिक ट्रक बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी कंसोलिडेट करने की योजना के तहत किया गया है। खबर के चलते 31 मई को ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया का शेयर 35 रुपये तक लुढ़क गया था, जो कि एक महीने का निचला स्तर है, पर कारोबार का अंत करीब 3.25% की कमजोरी के साथ 3,579 रुपये के स्तर पर देखने को मिला। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है। ऑन द रडार के चलिए और चलते हैं पहली खबर की तरफ। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज यानी IIAS ने आईटीसी के शेयरधारकों को कंपनी को होटल कारोबार के डीमर्जर के प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने की सलाह दी है। जुलाई 2023 में कंपनी ने अपने होटल कारोबार के डीमर्जर की घोषणा की थी और एनसीएलटी ने निर्देश के अनुसार इस डीमर्जर पर शेयरधारकों की मंजूरी मांगने के लिए कंपनी ने 6 जून को बैठक बुलाई है। IAS का मानना है कि इस ट्रांजैक्शन के जरिए आईटीसी के कॉमन शेयरधारकों को होटल कारोबार से पूरी तरह एग्जिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस डीमर्जर के बाद पेरेंट कंपनी के पास होटल कारोबार की 40%, EH लिमिटेड की करीब 14.25% और HLV लिमिटेड की 7.5% हिस्सेदारी होगी। इसके अलावा आईटीसी के मैनेजमेंट ने यह भी साफ किया है कि वो होटल कारोबार में 40% हिस्से को होल्ड करेंगे या किसी स्ट्रेटेजिक निवेशक को बेचेंगे। इस पर IIAS ने आईटीसी के मैनेजमेंट से सफाई की मांग की है। जुलाई 2023 में हुई घोषणा के बाद ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भी कहा था कि कुछ निवेशकों के लिए 100% डायरेक्ट स्प्लिट पसंदीदा विकल्प था। 27 मई को आईटीसी के शेयर में करीब 1% की कमजोरी के साथ 432 रुपये 25 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 29 मई को खबर थी कि आईटीसी को होटल कारोबार के डीमर्जर के लिए सीसीआई से मंजूरी मिल गई है। 29 मई को आईटीसी का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 431 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट का शेयर इस हफ्ते 3 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि कंपनी के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारर और उनकी कंपनी काल एयरवेज ने स्पाइसजेट और कंपनी के CMD अजय सिंह से डैमेजेस के रूप में 1,323 करोड़ रुपए की मांग करने की घोषणा की है। ये मामला 2015 का है, जब अजय सिंह ने स्पाइसजेट को कलानिधि मारन से वापस खरीद लिया था। शेयर ट्रांसफर से जुड़े इस विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने कलानिधि मारन और उनकी कंपनी काल एयरवेज को ब्याज समेत दिए जाने वाले 579 करोड़ रुपए के आर्बिट्रल अवार्ड को बरकरार रखा था, लेकिन 17 मई को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के फैसले को पलट दिया था और स्पाइसजेट व अजय सिंह के हक में फैसला सुनाया था। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देने का भी फैसला किया है। 27 मई को स्पाइसजेट का शेयर 3.5% से ज्यादा गिरकर 58 रुपये 27 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 28 मई को खबर थी कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कंपनी को अपने एक लेसर TWC एविएशन कैपिटल से लीज पर किए गए एसेट्स को लौटाने के लिए 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। इन एसेट्स में 2 बोइंग विमान, 3 इंजन और टेक्निकल रिकॉर्ड शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि अब कंपनी के पास इन एसेट्स को लौटाने के लिए 17 जून तक का समय है। इसके अलावा स्पाइसजेट ने TWC एविएशन के खिलाफ दायर याचिका भी वापस ले ली है। 28 मई को स्पाइसजेट का शेयर करीब 2.25% की कमजोरी के साथ 57 रुपये 32 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार 29 मई को खबर थी कि विमान के इंजन लीज पर देने वाली कंपनी इंजन लीज फाइनेंस BV ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए NCLT में याचिका दायर की है। दरअसल स्पाइसजेट ने इस कंपनी का $1.2 करोड़ से ज्यादा का या करीब 100 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाया है। बता दें कि स्पाइसजेट को 8 विमान लीज पर दिए हुए हैं इस कंपनी ने। 29 मई को स्पाइसजेट का शेयर हल्की गिरावट के साथ 57 रुपये 19 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था।
अगली खबर, आरबीआई ने येस बैंक पर 90 लाख रुपए और आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों बैंकों पर रेगुलेटरी नियमों का पालन ना करने के चलते ये जुर्माना लगाया गया है। दरअसल येस बैंक की ओर से अपने कस्टमर्स के खाते में जीरो बैलेंस होने पर उनको पेनलाइज किया जा रहा था, जबकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक केवल सर्विस के लिए चार्ज वसूल कर सकते हैं, वो भी तब जब ग्राहक के खाते में बैलेंस हो। अगर बैलेंस जीरो हो जाए तो बैंक सर्विसेज को सस्पेंड कर सकता है, पर पेनल्टी या चार्ज नहीं वसूल सकता। 2014 की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि सेविंग्स अकाउंट के जीरो बैलेंस हो जाने पर बैंक नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगा कर उसे नेगेटिव नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक पर लोन देने से जुड़ी गलत प्रैक्टिसेस के चलते जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई की जांच में पता चला है कि बैंक ने प्रोजेक्ट्स का प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस किए बिना ही टर्म लोन सैंक्शन कर दिए थे। बैंक ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि जिन प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिए जा रहे हैं वो निगरानी योग्य थे या नहीं। आरबीआई की कार्रवाई के चलते 28 मई को आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब आधा फीसदी और येस बैंक का शेयर करीब 1.5% गिरकर 22 रुपये 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, कंपनियों की अनियमितताओं पर नियामक अब सख्त हो गए हैं। इस कड़ी में आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन पर एडलवाइस ग्रुप की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी EARCL और एनबीएफसी कंपनी ECL फाइनेंस पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लगाए हैं। सुपरवाइजरी इश्यूज के चलते आरबीआई की ओर से यह फैसला लिया गया है, जिसके चलते 30 मई को एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर करीब 12.25% की गिरावट के साथ 68 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और इंटरडे में शेयर 64 रुपये 85 पैसे तक भी फिसल गया था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। फिनटेक जगत के दो जाने माने नाम भारत पे ग्रुप और फोन पे ग्रुप ने पे शब्द पर ट्रेडमार्क को लेकर पिछले 5 साल से चल रही सभी कानूनी कार्रवाई यानी कि लीगल प्रोसीडिंग्स पर पूर्ण विराम लगा दिया है। इस कदम के साथ दोनों कंपनियां अलग अलग कोर्ट्स में एक दूसरे के खिलाफ दाखिल अर्जियों को वापस ले लेंगी। इसके साथ ही दोनों कंपनियां अपने ट्रेडमार्क को अलग अलग रजिस्टर भी करवाएंगी। अगली खबर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने क्विक कॉमर्स स्टार्टअप डंजो को अपने वेंडर बेटर प्लेस सेफ्टी सॉल्यूशंस का बकाया चुकाने और समझौता करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। आपको बता दें कि बेटर प्लेस सेफ्टी सॉल्यूशंस ने डंजो के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी इसी साल फरवरी में दाखिल की थी, जब डंजो उसके बकाया चुकाने में असफल रही थी। हालांकि बकाया राशि को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इससे पहले डंजो को पेंडिंग पेमेंट्स के लिए गूगल इंडिया, निलेंसो, क्लोवर वेंचर्स और फेसबुक इंडिया से भी नोटिस मिल चुके हैं। अगली खबर, ट्रैवल टेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप ओयो ने वित्त वर्ष 2024 में पहला मुनाफे वाला पूरा साल रिपोर्ट किया है। कंपनी के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने दावा किया है कि वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने करीब 100 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक Q4 FY24 यानी वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में कंपनी ने लगातार 8वीं तिमाही पॉजिटिव एबिटा दर्ज किया है। मतलब कंपनी 8 तिमाही से लगातार कामकाजी मुनाफा रिपोर्ट कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वित्त वर्ष 2024 के अंत तक कंपनी के पास करीब 1000 करोड़ रुपए की नकदी थी। हालांकि ये प्रोविजनल आंकड़े हैं और ऑडिटेड नंबर्स इनके आसपास ही होंगे। वित्तीय प्रदर्शन में सुधार और मजबूत कैश फ्लो के दम पर 27 मई को रेटिंग एजेंसी फिच ने ओयो की पेरेंट कंपनी ओरेवल स्टेज की रेटिंग को बी नेगेटिव से अपग्रेड कर बी कर दिया था और आउटलुक को स्टेबल पर बरकरार रखा था। तो इसी के साथ कंपनी नामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।